नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज मैं अपनी जीवन की एक घटना शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर देखना है तो अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कई बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी इस वीडियो के बीच बीच में, उन्हें आप अगर नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, तो फिर वो जो विषय है जिस वजह से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा और आप तक वो बात पहुँच नहीं पाएगी। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस की मिल सके। दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा देखिए विश्वास और भरोसे का से संबंध रखने वाला वीडियो है। तो हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हों, आप बहुत ज़्यादा जानकारियाँ रखते हों, तो फिर आपके लिए ये वीडियो उतना लाभदायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप तय कर लीजिए कि आपको ये वीडियो देखना है पूरा कि नहीं देखना है। और अगर देखना है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस घटना को। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं थिएटर वगैरह किया करता था। 2002 की बात है, लाइक जनवरी फरवरी का कुछ टाइम रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट वगैरह तो नहीं पता है। एक शाम में बैठा हुआ था जुहू बस स्टॉप पर, और वहाँ मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई। तो वो मुझे पहचान गए, हालांकि मैं उनको तुरंत नहीं पहचान पाया था। तो हम लोग असल में ये जो सज्जन मिले थे, तो हम कभी साथ में थिएटर वगैरह किया करते थे। 2-3 प्ले हमने साथ में किए थे, और वो हमारे को एक्टर थे, बड़े अच्छे दोस्त रहे थे एक टाइम पर वो दौर वो था जब मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो जैसे ही आपने ग्रुप छोड़ा या इधर उधर आप मूव हो गए, तो फिर अगर कोई खास वजह नहीं है तो संपर्क डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो वही था कि हम लोग 3-4 साल से मिले नहीं थे। अचानक उस दिन वहाँ पर मुलाकात हुई, तो पता चला, उन्होंने बताया कि वो एक फिल्म लिख रहे हैं। अच्छा देखिए, उनका या मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम अपने वीडियोस में इसलिए नहीं लिया करता हूँ कि दो बातें होंगी। एक तो वो काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी उनका नाम हो चुका होता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के नाम का सहारा लूँ। और दूसरी चीज़, पता नहीं उनको पसंद आए ना आए इस तरह की स्टोरीज़ में उनका नाम लिया जाना। तो मैं लोगों की व्यक्तिगत जो भी प्राइवेसी होती है, और उसका मैं आदर करते हुए भी किसी का नाम वगैरह नहीं लिया करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई एक स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं और सब कुछ फाइनलाइज हो गया, तो नेक्स्ट मंथ वो उसकी कास्टिंग करने वाले हैं। तो फ़ोन करके उन्होंने अपना नंबर दिया, एक्सचेंज किया हम लोगों ने अपने नंबर, बोले नेक्स्ट मंथ फ़ोन करके तुम आ जाना। और जुहू में ही उनकी ऑफिस थी, प्रोड्यूसर की ऑफिस, वो जिसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो नेक्स्ट मंथ मैं, ऑफ कोर्स, चूँकि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं और एक्टर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो लोग कभी इस तरह की चीज़ों को मिस नहीं करते हैं कि अगर कभी किसी ने बुलाया हो तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखते हैं। तो वैसे ही मैंने फिर फ़ोन किया और गया, मैं मुलाकात हुई। तो असल में जब हम लोग साथ में प्ले करते थे, तो मैंने एक प्रोफेसर का रोल किया था एक प्ले में, और वो मेरे को एक्टर थे उसी प्ले में। तो उनके दिमाग में पता नहीं होता है तो कि आप किसी के साथ कभी काम कर चुके हों, तो वो एक पर्सनैलिटी दिमाग में होती है। तो जब मुझसे मुलाकात हुई, उसके बाद में वो एक रोल उन्होंने ठीक ठाक सा उस तरह का बिल्डअप किया था उसमें। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलाया, प्रोड्यूसर से मिलाया, सब कुछ लगभग फाइनलाइज्ड हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि शक्ति, हमारा फर्स्ट शेड्यूल जो है मॉरिशस का है, तो अपना पासपोर्ट वगैरह वो सब सबमिट कर दो आकर के 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो वीज़ा प्रोसेस होगा। भैया मेरे पास में तो पासपोर्ट वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं तो शॉक्ड हुआ। लाइक ऐसा कि ना, आपके हाथ में कोई चीज़ आई और निकल गई। और उन दिनों में इन चीज़ों का बड़ा महत्व था कि आप एक फिल्म कर रहे हैं, बाहर जा कर के शूट वगैरह। आज भी ऐसा नहीं है, एक एक्टर की हैसियत से अगर आप देखें तो बिगनर के लिए तो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने बोला बनवा पाओगे? मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है। और 15-20 दिन में मुझे लगा कि शायद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40-50 दिन लगते थे। पर हाँ, कोई बहुत इमरजेंसी हो तो उसके लिए फिर उस तरह की इमरजेंसी के अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करते हैं तो शायद बन भी जाता है। लेकिन उस वक्त तक मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ। खैर दुख हुआ, घर में आया, काफ़ी सैड था। मैंने मेरी वाइफ से डिस्कशन किया, तो मेरी वाइफ ने सलाह दी कि एक काम करिए भाई, इस बार ना सही पर इन फ्यूचर कभी अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है उसके लिए आप पासपोर्ट तो अप्लाई कर ही दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, उनकी बात समझ में आई। मैं दूसरे दिन ही जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे तब तक आइडिया नहीं था कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन लेकर के और मैं वर्ली में ऑफिस, पुराना वाला पासपोर्ट ऑफिस, अब तो एक नया पासपोर्ट ऑफिस उसी के बगल में ही बन गया है, नज़दीक ही है। बगल में मीन्स थोड़ा दूर है पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं गया, वहाँ 4-5 लोग खड़े थे, एजेंट वगैरह। ऐसी सब जगहों में आप लोगों को भी पता होगा कि एजेंट्स होते हैं। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने
एक सज्जन आगे से बढ़ करके आया और उन्होंने कहा कि अच्छा आपको पासपोर्ट बनवाना है। उन्होंने सारी डिस्कशन की, मैंने कहा हाँ जी बनवाना है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी और पैसे बताया, कुछ 4-4.5 हज़ार उस टाइम पे बताया था। फीस इतनी नहीं थी गवर्नमेंट की, वो तो मेरे ख्याल से कुछ 1000 रुपीज़ ही थी, पर वो उनके अपने चार्जेस थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उनका नाम था सलीम खान, शायद नाम था, हाँ सलीम खान, और वो कुरला में रहते थे। और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी। तो मेरे पास में उस टाइम पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मैंने कहा कल आकर के मैं आपको पैसे और ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दूँगा। ठीक है। दूसरे दिन जा करके मैंने उनको पैसे दिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो दे दिए। उन्होंने बोला कि अब आप 1 हफ्ते बाद आओ, मैं आपका ये जितना भी फर्स्ट प्रोसेस है करवा दूंगा, और फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सिग्नेचर करने आना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस था। मैंने कहा ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीक मैं फिर गया तो वो मिले नहीं, और मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि उन्होंने फ़ोन नंबर दिया था अपना। तो पहले तो उठाया नहीं, फिर उनकी वाइफ ने उठाया, वो सब आगे पीछे, अच्छा कल आ जाओ परसों आ जाओ, ये सब भैया 2 हफ्ता चला। और उस 2 हफ्ते में अब मुझे लगने लगा डर। पैसों का डर नहीं था कि क्योंकि चलो पैसे तो आप कमा सकते हो, लेकिन डर इस बात का था कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, अब का मुझे पता नहीं है कि आजकल कैसे होता है, क्योंकि अब तो बहुत सारा सिस्टम जो है तो चेंज हो गया है। तो उस टाइम तक ये था कि आपको फर्स्ट डे एटलीस्ट रियल डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं वो लेकर के आपको जाना होता था। तो मैंने सारी ओरिजिनल कॉपी और फोटो स्टेट्स वो सब कुछ तुमको दे रखा था, फोटो कॉपी वगैरह सिग्नेचर करके। तो वो सब कुछ ले करके और बंदा गायब है भैया। और जब आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे उल्टा सीधा, कभी अगर पिए हुए होते थे तो अपने मिजाज में बात करते थे। तो एक दिन इसी सिलसिले में, मतलब इसी तरह से सब कुछ चल ही रहा था। तो मैं वहीं गया हुआ था इस उम्मीद से कि कई बार सामने वाला अगर एजेंट है तो उसको भी तो खाना पीना घर चलाना है, तो वहाँ तो आना ही पड़ेगा उसे अपने वर्क प्लेस पे। तो उसका तो वर्क प्लेस वही पासपोर्ट ऑफिस का जो गेट था वही था। तो मैं वहाँ गया और दूसरे लोगों से भी बातचीत करी। तो वहाँ एक और सज्जन खड़े थे और वो भी उसी सलीम भाई के लिए ही खड़े हुए थे। तो वहाँ दूसरे एजेंट से भी हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो बंदा है तो ये इस तरह से ही करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेवड़े टाइप का आदमी है, दारू वारू पीता है, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को परेशान करता रहता है। तो अब देखो अगर हो जाता है। तो ये जो बात है और ये जो घटना है, तो इसका भगवान गणपति जी से या सिद्धिविनायक जी से क्या संबंध है वो मैं जोड़ रहा हूँ। तो वो एक मोमेंट ऐसी थी जहां मैंने फ़ोन किया वहीं पे, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी खड़ा था, तो उसके सामने मैंने फ़ोन किया और बातचीत करी। तो सलीम भाई ने बड़े एटीट्यूड के साथ में और बड़े बदतमीजी के साथ में उन्होंने बात की और बोले कि अगर तुम्हारी औकात है तो भैया तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर के मुझसे दिखा दो, नहीं देता क्या कर लोगे। तो अब गुस्सा तो आता ही है, गुस्से से ज़्यादा डर लग रहा था कि यार पेपर अगर चले गए तो बनवाने बड़ी मुश्किल हो जाएंगे, और फिर आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं उस सब के लिए ये पासपोर्ट तो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर यही नहीं बन पाया तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो हम सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वो फ़ोन कॉल कट करने के बाद में फिर मैंने उस व्यक्ति से बात किया जो और दूसरे सज्जन वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि चलिए चलते हैं। मैंने कहा आज तो नहीं जा पाऊँगा, कल सुबह अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। और ये खैर वो चले गए, वहाँ से बातचीत करके अपना नंबर वगैरह हमने आपस में एक्सचेंज किया। तो ये जो पासपोर्ट ऑफिस है ये सिद्धिविनायक टेम्पल से काफ़ी नज़दीक है। तो मैं वहाँ 10 मिनट खड़ा हुआ था, सोच रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। देखिए ईश्वर की याद भी मुझे लगता है तभी आती है जब आप अपनी कोशिशें पूरी कर चुके होते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता है। भाई मेरे साथ ऐसा होता है, ये सबके साथ में जनरलाइज नहीं कर रहा, हो सकता है लोगों का अपना अपना व्यक्तित्व, अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। मेरी सामर्थ्य बस वहीं आकर के जहाँ अटक जाती, फिर मैं ईश्वर के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसके पहले मैं कभी सिद्धिविनायक टेम्पल गया नहीं था। मैं काफ़ी सालों से बम्बई रह रहा था, और चूंकि मेरा छात्रावास नेपेंसी रोड में था, जो कि नेपेंसी रोड मीन्स कैम्प्स कॉर्नर में, जहाँ पे मुकेश अंबानी जी का घर है, वहाँ से 30 सेकेंड की ड्राइव है और 1-1.5 मिनट की वॉक है, 2 मिनट की वॉक है मैक्स टू मैक्स। तो मेरा हॉस्टल वहाँ था, इधर मैं रहता भी 4 बंगले में था, तो कई बार आना जाना, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट वगैरह भी सब कुछ वहीं कैम्प्स कॉर्नर में ही था, पुराना जब मैं हॉस्टल में था तब का खुलवाया था। जाना आना उधर से उसी रोड से होता था, हमेशा ऐसे दूर से ही प्रणाम भी होता था। और बहुत सारे मित्रों और जानकार लोगों से ये बात भी सुन रखी थी मैंने कि यहाँ जाने से सारी जो आपकी कामनाएं हैं वो पूरी कर देते हैं भगवान, सब कुछ सुन रखा था, विश्वास भी था, सब कुछ था, लेकिन कभी कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसे ही कोई शुरुआत नहीं हो पाई थी। तो बस खड़े खड़े मन में ही ये बात आई। मैंने कहा भगवान
अब मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का बवाल कटे। और कुर्ला जैसे एरिया में जा करके मैं यहाँ से 4 बंगले से वहाँ कहाँ मैं लड़ पाऊँगा, कहाँ उस आदमी को चेज़ कर पाऊँगा, उसका पीछा कर पाऊँगा, और मेरे डॉक्यूमेंट्स फंस गए हैं। और दूसरा, मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि मैं सब नहीं पढ़ना चाहता। और प्लीज़ भगवान मेरे डॉक्यूमेंट्स आप दिलवा दीजिए और पासपोर्ट बनवा दीजिए। और आप लोग कभी ऐसा मत करना जैसा मैंने किया यहाँ पे। और मैंने कहा फिर मैं उसके बाद में आपके दर्शन शुरू करूँगा। भगवान के साथ में ऐसी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे वैसे तो पहले ही जा करके उनके दर्शन करने चाहिए थे, लेकिन मन में चूंकि उस वक्त दर्शन की भावना से ज़्यादा ज़रूरी कुछ वो लग रहा था, लेकिन मैंने भगवान को किसी तरह से अपने इस प्रॉब्लम में घसीट लिया। स्वार्थी होता है ना मनुष्य, तो मैंने अपने स्वार्थ बस भगवान को घसीटा और मैंने कहा प्रभु इसके बाद में मैं आपके दर्शन ज़रूर करूँगा आके, और मैं कभी नहीं आया हूँ आपके यहाँ पर दर्शन करने, तो प्लीज़ मेरी मदद करें। और ये मैंने बड़ी शिद्दत और बहुत दिल से, बहुत आत्मा से ये बात कही थी और बड़े दुखी मन से बात कही थी। चूँकि मैं जब फ़ोन पे लास्ट बात हुई थी सलीम भाई से, तो मैंने कहा था कि मैं कल आऊँगा और कल मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के दिखाऊँगा। ये एक चैलेंज जैसा हो गया था। कई बार जीवन में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उन सब चीज़ों को मैं अभी यहाँ पर नहीं इंक्लूड करूँगा, लेकिन ये था कि अब मैं बोल चुका हूँ और कल जा करके कैसे पूरा होगा मुझे कुछ नहीं पता था। मैं घर आ गया और घर आकर के मैंने अपने पाणी जी को सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे आप, चूँकि उनको भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने कहा देखते हैं, भगवान जैसा कुछ करेंगे तो देख लेंगे। फिर दूसरे दिन मैं गया और वो जो उनके साथ के दूसरे एजेंट्स थे, उन लोगों ने जो एड्रेस कुछ लिखित में ऐसा नहीं दे दिया था, लेकिन एक आइडिया जो दिया था कि वहाँ जाओगे ऐसा, वहाँ जा करके उसका घर है। तो वो मैं अपने हिसाब से थोड़ी देर मैंने तलाश करी। मैं बाइक से गया था और 1-2 लोगों से पूछा पर बात समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने क्या किया कि अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मुझे लगा कि ये देखिए डॉक्यूमेंट्स का मामला है और इसके लिए तो ये मेरे ख्याल से ये एक तरह का अपराध है कि आप किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं इस तरह से लेकर के गायब हो सकते हैं। तो मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन चला गया। मन में पता नहीं है, पर भगवान ने वहाँ से मुझे गाइड करना शुरू किया। वो ऐसे थॉट्स देते गए और मैं उनका पीछा करते हुए जो विचार आते गए मैं ऐसा करता गया। फिर मैं ख्याल आया कि मेरे को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मैं गया पुलिस स्टेशन। उसके पहले मैं शायद कभी पुलिस स्टेशन गया नहीं था मुंबई में। हाँ, नहीं गया था कभी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो मैं गया पुलिस स्टेशन और वहाँ जा करके मुझे एक सब इंस्पेक्टर मिले। मुझे उनका नाम वगैरह याद नहीं है, तो मैंने जा करके उनसे रिक्वेस्ट करी और मैंने सारी सच्चाई जो है मैंने बताई। मैंने कहा 4,500 रुपये दे चुका हूँ और सर मुझे पैसों से एकदम कोई तकलीफ नहीं है, और पैसे आप रख लें, वो रख ले या कोई और तीसरा ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स की परवाह है, क्योंकि वो सारी ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, तो वो मुझे मिलने चाहिए। तो वो सुनते रहे, चुप रहे, कुछ बोले नहीं। बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने एक हवलदार को बुलाया और उसको बोला कि वो सलीम ऐसा, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया और बोले कि क्या तुम जानते हो उसको? तो हाँ, अरे वो मैं जानता हूँ उसको, बहुत बेवड़ा है, उसकी तो कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो पता नहीं ऐसा होता है कि ये चमत्कार ही था, ईश्वर की कृपा ही थी कि आपने भी देखा होगा कि पहली ही बार में जाके आप कंप्लेंट करें, कोई रिश्वत भी ना दें, कुछ ना करें। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा आप एक्सपेक्ट एटलीस्ट नहीं करते हैं। तो वो बोले अच्छा 10 मिनट रुको, अभी मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। और 10 मिनट बाद उन्होंने वही हवलदार और उसके साथ में एक और हवलदार और इंस्पेक्टर जीप उठाई और बोले आओ चलें। और गाड़ी लेकर के वो उसके घर की ओर चल पड़े, क्योंकि वो तो जो हवलदार था उसे सब कुछ मालूम था। तो गए रोड के ऊपर साइड में गाड़ी खड़ी की, और चूंकि अंदर वो चौल टाइप का एरिया था तो वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि सलीम भाई घर पे भी नहीं है। उनकी वाइफ बेचारी, वो भी उनके ऊपर तो मुझे दया आ रही थी, क्योंकि उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं थी। जब किसी का हस्बैंड शराबी हो जाए और इस तरह का सब कुछ हरकतें हों, तो फिर उसके घर वाले बेचारे कैसे खुश रह सकते हैं। तो बच्चे वगैरह भी थे। तो हवलदार ने कहा कि आप साहब रुको, मैं लेके आता हूँ, मुझे पता है कहाँ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया में भी इतने साल से हूँ और इंडिया में भी भैया हमारे देश की और स्पेशली मुंबई की जो पुलिस है ग्रेट, तो उनको पता है कि कहाँ होगा बंदा। और वो गया हवलदार और एक 10-15 मिनट के अंदर जो है हाथ पकड़ करके उसका लेके आया। वो बढ़िया झूमते हुए मस्ती में आए, खड़े हो गए। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, सब इंस्पेक्टर ने पूछा कि इनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? तो बोले साहब घर में हैं, तो लेके आओ। तो जा करके वो बैग जो मैंने दिया था एज इट इज़ 2-3 हफ्ते से मेरे ख्याल से टंगा था, उस पैसे भर उसने ले लिए थे और बोला पैसे लाओ।
तो बोला पैसे तो साहब नहीं है। तो वो उसको गाड़ी में डाला और बैठाल करके लेके पुलिस स्टेशन आ गए। डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए और उन्होंने बोला तुम बैठो बैठो, इसके फैमिली वाले आएंगे, हमें पता है, और वो लोग कुछ भी बेच करके ये करके पैसे दे के जाएंगे तुम्हारे। तो मैंने सब इंस्पेक्टर से कहा, मैंने कहा देखिए मुझे पैसे मैंने इसके माफ़ किए, अगर आपने इतनी मेहनत करी, आपको ये कुछ देता है तो आप रख लीजिए, नहीं रख लीजिए, जो भी करना हो, मुझे केवल मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मैं पैसों के पीछे था भी नहीं और मैं पैसों के लिए इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एनीवेज, पर वो उन लोगों ने उसको लॉकअप में डाल रखा था। उसके बाद क्या हुआ उसका क्या नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ने कहा कि अच्छा तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लो और जाओ, हम देख लेंगे इसको। और मैं मतलब कुर्ला पहुंचने के 2 से ढाई घंटे के बाद में मैं वहाँ से फ्री हो गया और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे पूरे प्रॉपर लेकर के, और अपनी वाइफ को मैंने आकर के जो है तो सारे दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए। और इस बीच में जब मैं रोज़ रोज़ जा रहा था तो मुझे कई चीज़ें पता चली कि आप डायरेक्ट भी जा करके जो है तो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। और अब तक मुझे पता था कि क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स सारे थे, पेपर सारे कंप्लीट थे, तो मैं वो लेकर के और वेरी नेक्स्ट डे जो है अपनी वाइफ के साथ में, एंड इट वाज ट्यूसडे, तो अपनी वाइफ के साथ में गया। तो वो जो नया पासपोर्ट ऑफिस था वहाँ पे एंट्रेंस में ही 10 रुपये दे करके, उस टाइम पे शायद 10 रुपये थे या 50 थे या 10 रुपीज़ थे, दे करके आप एक फाइल अपनी देते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी बैठती थी, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके और उसमें एक स्टैंप लगा देती थी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अब आप जाके लाइन में लग के सबमिट कर दो। तो मैंने वो दिया, उन्होंने स्टैंपिंग कर दी, मैंने जा करके और लाइन में लग करके हम लोगों ने वो फॉर्म सबमिट किया। मेरा अपना ही भर था, पांडे जी का तब तक पासपोर्ट नहीं बना था, क्योंकि उनका अभी तक कोई सीन ऐसा था ही नहीं कि उनको बनवाने की आवश्यकता है। मुझे लग रहा था मेरा शायद ऐसा कोई काम निकलेगा जिसकी वजह से मुझे पासपोर्ट की किसी भी मोड़ पे ज़रूरत पड़ सकती है। सबमिट किया और सिर्फ 1000 रुपये फीस थी गवर्नमेंट की, वो मैंने जमा किया और मुझे रिसिप्ट मिल गई और उन्होंने बता दिया कि इतने दिन बाद ये क्या क्या होगा आगे प्रोसेस। खैर वो मैंने फिर फॉलो किया और मुझे जो है तो करीबन 35 to 40 डेज में पासपोर्ट मिल भी गया था। अब असल में यहाँ कहानी ये शुरू हुई कि देखिए एक दिन पहले जब मुझे कहीं दूर दूर तक कोई, देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत हल्की नज़र आ रही होगी, लेकिन आप मेरी परिस्थितियों को आप देखें कि किस सिचुएशन में है। और जो लोग मुंबई से होंगे उनको पता होगा कि कोई आदमी कुर्ला में खड़ा होकर के कह रहा है कि जा तेरी औकात है तो ले जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो कितनी बड़ी बात है। और हम जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर था। और जो लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों से जिनका कोई बहुत ज़्यादा गहरा संबंध ना हो, खैर एक टाइम था जब मैं अपने नेटिव प्लेस में था तो अलग बात थी, पर ये मुंबई जैसे शहर में सब चीज़ें चूँकि चलती नहीं हैं। तो वो जो भगवान ने मेरी सहायता करी, उस दिन से मेरा जो सिद्धिविनायक भगवान से कनेक्शन हुआ। तो मैंने बताया आपको कि वो ट्यूसडे था, तो जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए, मैंने मेरी वाइफ को, क्योंकि मैंने तो ये भगवान से प्रार्थना करी थी कि मेरा जब पासपोर्ट आ जाएगा देन आई विल स्टार्ट आपके दर्शन करना, तो मैं शुरुआत करूंगा। पर बाहर निकले तो मेरी वाइफ ने कहा कि देखिए आपने ऐसे ऐसे, चूंकि मैंने सब चीज़ें मैंने मेरी वाइफ को बताया था। और वैसे भी पत्नी का मतलब जहाँ कुछ भी आपके और उनके बीच में कुछ छुपा तो होता नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें अपनी वाइफ से शेयर किया करता हूँ। लिटरली मैं अपनी हर चीज़ अपनी वाइफ को शेयर करता हूँ। वो करती हैं कि नहीं वो तो भगवान जाने, पर मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए इतनी जल्दी सब स्मूथली हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए, आपका सबमिशन भी हो गया है, तो पासपोर्ट भी बन ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ तक आए हैं और सिद्धिविनायक टेम्पल जो है वहाँ से बहुत दूर नहीं है, और ट्यूसडे है, क्योंकि ट्यूसडे मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जनरली तो आप कभी भी जा करके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुंबई में सिद्धिविनायक टेम्पल जो है लोग ट्यूसडे को ही जाते हैं, ज़्यादातर जो रेगुलर दर्शन करने वाले लोग हैं। तो हम लोग गए और पहली बार भगवान सिद्धिविनायक जी के हमने दर्शन किए। और वो दिन और आज का दिन हम हर ट्यूसडे को, अब चूंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में तो सिद्धिविनायक टेम्पल नहीं है, पर यहाँ एक मुरुगन टेम्पल है, वहाँ भी गणपति जी हैं, तो हम दर्शन करने हर ट्यूसडे जाते हैं। और तब से हमारा जाना आना शुरू हुआ। तो तब से लेकर के अब तक में सैकड़ों बार ऐसी सिचुएशंस आई जहां हमको लगा कि हम किसी संकट में हैं, जहां हमको लगा कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं, जहां हमको लगा कि अब ये बात हमारी सामर्थ्य और हमारी हैसियत से ज़्यादा आगे की है, प्लीज़ भगवान हेल्प कीजिए। हर मोड़ पे उन्होंने हेल्प किया।
तो अब हम पहली बार, हम जब तक मुंबई में थे तो हमने कभी भी गणपति जी अपने घर लेके नहीं आए। अभी 31 को गणेश चतुर्थी है, लोग गणपति जी अपने घर पे लाएंगे और मुंबई में, महाराष्ट्र में, अब तो पूरे देश में और विदेशों में भी इवन गणपति जी का ये जो त्यौहार है बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। हम सब हमेशा भी, हम भी हमेशा जाते रहे। मेरी सिस्टर इन लॉ भी लेके आती है गणपति जी बहुत सालों से। जिस साल हम आए थे, आई थिंक सो वही पहला साल था उसका। तो मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ आते रहे गणपति जी। हमारे यहाँ भर नहीं आए, हम कभी लेके नहीं आए, लेकिन हमारा अटैचमेंट जरूर था। अब जब हम ये घर खरीदने का हमारा प्रोसेस था, तो एक जगह हमने घर, ये वाला जो हमने खरीदा, इससे पहले हमने एक जगह और डन किया था। हमारा $4-5 उसमें व्यर्थ गया भी और वो बात नहीं डन हो पाई। तो मेरी वाइफ ने जो है तो मान मनौती, देखिए ठीक है, हम कुछ लोगों को लगता है सारी चीज़ें इत्तेफाक हैं। अगर आप इसे इत्तेफाक कह करके, कोई इंसिडेंट कह करके खुश हैं, तो मैं उसमें कोई आपके साथ चैलेंज और कोई बहसबाजी नहीं करना चाहता। भाई मेरे लिए, मेरी श्रद्धा ये कहती है कि भगवान का चमत्कार है, भगवान की कृपा है। तो आप अगर उसे इत्तेफाक जैसे शब्द के साथ में लेकर के और खुश रहना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस। बट मुझे भी फिर मेरी इस कृपा के साथ में खुश रहने का अधिकार है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा परिवार और मेरी वाइफ, हम सब मानते हैं कि भाई ये ईश्वर की कृपा है। तो ऐसी अनगिनत टाइम ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है। तो जब हमारा वो एक स्ट्रेस वाला टाइम पीरियड आया, ये अभी की बातें हैं, नवंबर-दिसंबर लास्ट ईयर की, जब हम घर वगैरह देख रहे थे, तो मेरी वाइफ ने फिर एक दिन उनको लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर हमारा कुछ ये घर का, चूंकि टाइम, समय इतना जा रहा था। आप लोगों को बताऊं मित्रों, सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक, अभी कल का आप देख लीजिए, कल जबरदस्त बारिश हो रही थी सिडनी में। अंशिका का शाम की क्लास होती है 6 बजे की अबेकस की, तो उसको करके वॉक करके हम आए, बारिश झमाझम हो रही थी। फिर इसके बाद में ट्यूसडे था कल, तो टेम्पल गए, रात 9:30 बजे पहुंचे। बच्चा भी भूखा था, हम भी भूखे थे, लेकिन हो जाता है ना टाइम, और यहाँ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, तो जा करके मतलब बड़ी मुश्किल से 11 बजे हम सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ करके पूरा दिन व्यस्तता उसमें, ये सारी वीडियोस वगैरह बनाना, एडिटिंग करना, तो ये बहुत आसान नहीं होता। तो ऐसे में बहुत लंबे टाइम तक घर वगैरह ढूंढना, फॉलो करना, कुछ लोग हैं 3-3 साल, मैं जानता हूँ ऐसे तमाम लोगों को जो बोलते हैं भाई हम 2 साल से घर देख रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, और कुछ लोग तो महीने 2 महीने में भी, जो इन्वेस्टर्स टाइप के लोग होते हैं, उनको चूंकि पूरा आइडिया होता है। तो वो एक जब स्ट्रगल चल रहा था, हर सैटरडे आपको जाना है, मिलना है, जा करके 2-4 प्रॉपर्टीज देखनी है, तो बहुत सारा कुछ प्रोसेस होता है। घर खरीदना इतना इजी नहीं होता है किसी भी देश में, मेरे ख्याल से, इंक्लूडिंग इंडिया और हो, आज कोई भी कंट्री हो। तो मेरी वाइफ ने भाई माना था कि अब की बार जब हमारा घर हो जाएगा तो हम भगवान आपको, गणेश जी को, हम अपने घर 1.5 दिन के लिए लेकर के आएंगे। तो अब देखिए, ये तो उस जमाने का था, 2003 और 2 की मैं बातें बता रहा था, वो जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से बहुत सारी चीजें इन बिटवीन हुई हैं। मैं फिर कभी एक एक करके ऐसे स्टोरीज लाऊंगा, पर इस बार की अभी ये नवंबर-दिसंबर की बात है कि जैसे उन्होंने शाम को बैठ करके जो है, तो वो वैभव लक्ष्मी का व्रत भी किया करती थी, अभी तो उन्होंने उद्यापन किया। तो उसके बाद में वहां पर भगवान गणेश जी से उन्होंने सिद्धिविनायक जी से प्रार्थना करी कि हम आपको लेके आएंगे और हमारा आप ये कार्य जल्दी करवा दीजिए प्रभु। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्राइडे को वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हैं और सैटरडे को यहाँ पर इंस्पेक्शंस होते हैं प्रॉपर्टीज के। तो हम सैटरडे को गए, सैटरडे को ही बातचीत हुई और मंडे जो है हमारा फाइनलाइज्ड हो गया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखी और सब कुछ। मंडे को हमारा फाइनलाइज्ड हुआ एंड विद इन अ वीक टाइम जो है सारा कुछ स्मूथली हो गया। तो फिर अब जब सब चीज़ें भगवान ने अपनी कृपा से पूरी कर दी, इसके अलावा ही बहुत कुछ किया है, मैं एक एक चीज़ें लेकर के आऊँगा एज आई सेड। तो फिर अब हम उस घर में मूव भी हो चुके हैं। उसके बाद में पहली बार जो है गणपति जी गणेश चतुर्थी पड़ रही है इस वर्ष की, तो 31 को हम 1.5 दिन के लिए गणपति जी लाने वाले हैं। तो मित्रों, ईश्वर करे कि आपके ऊपर भी भगवान गणपति जी, भगवान सिद्धिविनायक जी कृपा करें और हमारे ऊपर भी कृपा करें। इसी एक अच्छे नोट पे कि ये चूंकि हम ला रहे हैं गणपति जी, तो मुझे लगा कि ये एक मेरा उनके साथ में कनेक्शन था, ये स्टार्ट था, ये शुरुआत थी उनके साथ में जो हमारा संबंध बना। और वैसे भी देखिए, आप बैंक भी जाते हैं ना, तो अकाउंट खोलते ही आप पैसे विड्रॉ नहीं करने लगते हैं। आप अकाउंट खोलते हैं एक बार, फिर उसमें बहुत बार पैसे डालते हैं, तब वो निकलता है। तो ईश्वर के साथ का भी संबंध ऐसा है कि आप संकट में पड़े, इमीडिएटली अगर भगवान ने आपकी मदद नहीं की तो आप रूठ गए और आपका विश्वास अविश्वास में हो गया, तमाम सारी आप फिर नास्तिक हो गए। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा, सतत
बहने वाले जल के समान होता है कि अगर एक बार आपकी ईश्वर के साथ में श्रद्धा जुड़ गई तो उसे कंटिन्यू रखें। जहां ईश्वर चाहेंगे कि आपकी मदद करनी चाहिए वहां जरूर करेंगे, और हर छोटी बड़ी चीज में भगवान को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अपनी जहां तक सामर्थ्य अपनी खुद की कोशिश और प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जहां लगे कि अब सामर्थ्य के बाहर है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ईश्वर को स्मरण करें तो जरूर आते हैं। मेरा अपना बहुत बार का एक्सपीरियंस है और अपने लोगों के साथ का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो यस, मुझे लगा कि आपके साथ में स्टोरी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ में स्टोरी शेयर की। और गणेश चतुर्थी आ रही है तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्लीज फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और एक लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।